हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमरैंकर्स। मैं डॉक्टर नेहा कैमरैंकर्स में आपको स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मॉड्यूल 5 पॉलीमर एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो पॉलीमर एंड प्लास्टिक का आज हमारा लेक्चर 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो दो पार्ट है, पहला है पॉलीमर और दूसरा है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक जो है ना वो पॉलीमर का ही एप्लीकेशन है। आप जब पॉलीमर पढ़ेंगे तो आप जब पॉलीमर सिंथेसिस करेंगे वही पॉलीमर एज ए प्लास्टिक काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये जो पॉलीमर है इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए पॉलीमर, इसमें दो टर्म है, एक है आपका पॉली और दूसरा है आपका मर। पॉली, ये जो टर्म है ना पॉलीमर, ये ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। और इसमें पॉलीमर में पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब मोर देन वन। ठीक है, और मर का मतलब होता है पार्ट, सेगमेंट्स या यूनिट्स। तो पॉलीमर मतलब मोर देन वन पार्ट्स, मोर देन वन सेगमेंट्स या मोर देन वन यूनिट्स। ठीक है, तो जब भी बहुत सारे पार्ट्स कंबाइन होके कुछ बड़ा बना देंगे उसे हम पॉलीमर कहेंगे। इस केस में, पॉलीमर के केस में जो हम छोटे छोटे पार्ट्स की बात कर रहे हैं उसे मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, मोनोमर मतलब मोनो माने वन और मर माने फिर से पार्ट। तो जो वन पार्ट या वन यूनिट होगा, वन सेगमेंट होगा, उसको मोनोमर बोलेंगे। और ये छोटे छोटे मोनोमर जब कंबाइन हो जाएंगे कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे उसे हम पॉलीमर बोलेंगे। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ए पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल। पॉलीमर क्या है? इज ए लार्ज मॉलिक्यूल formed by the repeated bonding of many smaller units called monomers. ठीक है, नाउ दीज मोनोमर्स, ये जो मोनोमर्स है, दीज लिंक टुगेदर, ये जुड़े हुए हैं एक साथ थ्रू केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। मतलब मोनोमर्स जो है वो कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। अब मोनोमर्स को कनेक्ट होना पड़ेगा ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जब ये कंबाइन हो जाते हैं, इसके मैकेनिज्म भी देखेंगे किस किस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं ये मोनोमर्स। ठीक है, तो क्या होगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। ये जो पॉलीमर है ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीमर्स के, क्योंकि अगर 2 नंबर में केवल डेफिनेशन या पॉलीमर का शॉर्ट नोट आ जाता है तो आपको डिफाइन करने के साथ साथ उसके एग्जांपल भी आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, आप क्लासिफिकेशन भी उसमें बता सकते हो अगर आप अच्छा सा और अच्छा लिखना चाहते हो। ठीक है, ओके। सो मैंने अभी आपको बताया पॉलीमर दो टाइप के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ये तो मेन हो गए, बीच की स्टेज भी है, वो है सेमी सिंथेटिक। सेमी मतलब बिटवीन, समथिंग इन बिटवीन। ओके, तो नेचुरल और सिंथेटिक की जो बीच की स्टेज होगी वो होगी सेमी सिंथेटिक। तो फिलहाल हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये कुछ नेचुरल है और ये नीचे जो दिए हैं मैंने वो सारे के सारे सिंथेटिक है। नेचुरल पॉलीमर में सबसे पहला नाम जो आ जाता है वो आता है नेचुरल रबड़ का। नेचुरल रबड़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे किस टाइप से बनता है, अभी हम केवल एग्जांपल देख लेते हैं। नेचुरल रबड़, ठीक है, नेचुरल टर्म आप समझते हो, जो यूनिवर्सली अवेलेबल हो, मतलब हमें यूनिवर्स हमें खुद दे रहा हो, हमें वो सिंथेटिक या सिंथेसिस उसकी नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये नेचुरल रबड़ है, इसका जो यूनिट है वो आइसोपेरिन यूनिट है। ये 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन मतलब ब्यूटा, 4 कार्बन, कितने पे, 1,3 पे डबल बॉन्ड, 1,3, जैसे 1 2 3 4, तो 1 और 3 पे, क्योंकि यहाँ पे डाई माने दो, इन माने डबल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड कितने पे, 1 3 पे, तो 1 3 ब्यूटाडाइन। और मिथाइल कितने पे लगा है, 2 पोजीशन पे, तो ये हो गया आपका क्या, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। इसे हम आइसोप्रीन यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, जो प्लांट्स में बनता है, प्लांट्स में सेलुलोज बनता है हमारे, हम कहते हैं हमारे प्लांट्स ही सेलुलोज से बने हुए हैं। हम कहते हैं हमारा जो पेपर है, कॉपी की जो पेपर है वो सेलुलोज है, क्योंकि वो प्लांट से बनते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलोज भी आपका नेचुरल पॉलीमर है। द वेल नोन पॉलीमर इज प्रोटीन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और प्रोटीन क्योंकि हमें तो
हम लोग तो सिंथेटिक है नहीं, नेचुरली फॉर्म है, फॉर्म मतलब बाय बर्थ है, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, और हमारी जो बॉडी में जो प्रोटीन्स है उनका जो मोनोमर है वो क्या है, हमारे अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल है। स्टार्च भी आपका नेचुरल पॉलीमर है। तो नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल, नेचुरल रबर बिल्कुल नहीं भूलना है, प्रोटीन्स और सेलुलोज ये तीन तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। स्टार्च अगर याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। नाउ सिंथेटिक में, सिंथेटिक पॉलीमर में आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो भी मोनोमर यूनिट है उसके आगे पॉली टर्म लगा दिया, क्योंकि बहुत सारी वही मोनोमर यूनिट कनेक्ट होनी है पॉलीमर बनाने के लिए। तो जैसे कि मोनोमर यूनिट आपकी एथीन है, तो क्या हो गया आपका पॉलीथीन, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर मोनोमर यूनिट आपकी बिनाइल क्लोराइड है, इसमें क्या हुआ, केवल इसका एक एच Cl से रिप्लेस हो गया, है ना। ये हो गया आपका बिनाइल क्लोराइड। तो ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर आपका पीवीसी। अगर आपका एक एच इसका इथीन का C6H5 से रिप्लेस हो गया, इसे आप स्टाइरिन बोलते हैं, तो ये आपका हो गया पॉलीस्टाइरिन, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है, पॉलीथेलिन भी नहीं भूलना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं भूलना है, और पॉलीस्टाइरिन नहीं भूलना है, ठीक है। एडिशनल एग्जाम्पल, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, बेकेलाइट आपके सिलेबस में है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ हमने क्या क्या देख लिया, पॉलीमर देख लिया, डेफिनेशन देख ली, और उसके एग्जांपल देख लिए। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब आप किस किस तरीके से पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप बात करें कि उसका ऑरिजिन क्या है, जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताई, ये ऑरिजिन के बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया। अगर वो नेचुरली मिल रहे हैं तो नेचुरल पॉलीमर, अगर आप बना रहे हो मैन मेड है देन सिंथेसिस पॉलीमर, लेकिन अगर आप नेचुरल पॉलीमर में थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो ये तो आपके ऑरिजिन के बेसिस पे हो गया। फिर वो किस टाइप से पॉलीमराइज हो रहा है, इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई हो जाएगा। फिर फोर्सेस किस टाइप से काम कर रहे हैं, उस बेसिस पे भी क्लासिफाई हो जाएगा। तो एक बार हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन देयर ऑरिजिन, ठीक है, नंबर एक। स्ट्रक्चर, नंबर दो। सिंथेसिस मेथड मतलब पॉलीमराइजेशन किस टाइप से होगा, नंबर थ्री। एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नंबर चार। एक टर्म जो आपको यहाँ नोट करना है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर, नॉट इंट्रामोलिकुलर, राइट। दो टाइप का देखेंगे आप, इंटर और इंट्रा। इंटर क्या होता है कि एक यूनिट दूसरी यूनिट इनके बीच में, इंटर, ठीक है। इंट्रा मतलब इस एक यूनिट के अंदर ही। तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस मैंने आपको बताए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। नाउ देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑरिजिन। ये मैं आपको बता चुकी हूं पहले ही। नेचुरल, जो हमें नेचुरली मिले नेचर में, ठीक है। जैसे हमें प्लांट से मिल रहा है, प्लांट से हमको जैसे कि क्या सेलुलोज मिल गया, स्टार्च मिल गया, प्लांट से मिले। हमको जो एनिमल्स से मिले, प्रोटीन हमको एनिमल्स से मिली, ठीक है। प्लांट से हमको नेचुरल रबर भी मिली। तो जो हमको नेचुरली मिल रहे हैं वो आपके क्या है, नेचुरल पॉलीमर, जैसे एग्जांपल प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, राइट। नाउ सेमी सिंथेटिक, सेमी मैंने अभी आपको बताया बीच की स्टेज। जब आप नेचुरल पॉलीमर में थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर दोगे तो वो आपके सेमी सिंथेटिक की स्टेज आ जाएगी। इसको थोड़ा भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर, इनको हम क्या कहेंगे, केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर, जैसे सेलुलोज एसीटेट या फिर रेयन। रेयन टर्म आपने सुना होगा, जब भी आप फैब्रिक वगैरह या कपड़े वगैरह लेते हो तो आप उसमें फैब्रिक हमेशा चेक करते हो कि कॉटन का है या क्या मिक्सिंग हो रखी है। तो रेयन भी एक टाइप का फैब्रिक आपको उसमें जनरली देखने को मिलता है, विस्कस रेयन, ठीक है। नाउ सिंथेटिक पॉलीमर जो टोटली सिंथेटिक है, मैन मेड है, मैंने भी आपको पहले भी बताया, जैसे पॉलीथैलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। नाउ तो क्या है, मैन मेड इन लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज फ्रॉम मोनोमर्स, जैसे नायलॉन, पीवीसी, पॉलीथैलिन, टेफ्लॉन एटसेट्रा, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा, एक बार देख लेते हैं, मैंने भी आपको बताया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि किस टाइप से बनते हैं। तो इसमें आप देखो, यहाँ पे आपका रेयन है, यहाँ पे आपका सेलुलोज एसीटेट है। एक जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो है सोर्स मटेरियल, देखो दोनों में सेम है, दोनों में ही नेचुरल सेलुलोज है। मतलब आपने स्टार्टिंग मटेरियल नेचुरल सेलुलोज लिया और उसको आपने अलग अलग तरीके से ट्रीट किया। जब आप अलग अलग तरीके से ट्रीट करोगे तो आपको दो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स
मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इसको जो वुड पल्प या फिर कॉटन लिंटर से हमको जो नेचुरल सेलुलोज मिला, अगर आपने उसको NaOH के साथ ट्रीट किया और फिर आपने क्या किया, उसको CH2 के साथ ट्रीट कर दिया, तो बन जाएगा सेलुलोज जिंथेट। ये जो सेलुलोज जिंथेट है ये सॉल्युबल होता है NaOH में। अब ये सेलुलोज में NaOH में सॉल्युबल है, इसे आप विस्कस सोल्यूशन बोल रहे हैं। अब इस विस्कस सोल्यूशन को अगर आप हाई प्रेशर के साथ पास कर देते हैं, किसमें, एसिड बाथ में, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें एसिड डाइल्यूट एसिड है, आपने अगर सोल्यूशन में पास कर दिया प्रेशर के साथ, तो फाइबर फॉर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, रीजनरेट सेलुलोज फाइबर्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, रेयॉन, मतलब हमारा एक दूसरा पॉलीमर तैयार हो गया। नाउ इसी नेचुरल सेलुलोज को अगर आप NaOH में या CH2 के साथ ट्रीट ना करके अगर आप इसे एस्टिक एसिड एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर देते हैं और एज ए कैटलिस्ट आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो सेलुलोज एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज ट्राई एसीटेट या डाई एसीटेट, ये जो है इसको क्या करेंगे, अभी आप स्पिन करेंगे, ड्राई करेंगे और सॉल्वेंट को एवोपरेट कर देंगे, तो पीछे आपको क्या मिल जाएंगे, सॉलिड फाइबर्स मिल जाएंगे। यही आपके सेलुलोज एसीटेट फाइबर्स है। तो ये क्या है, सेमी सिंथेटिक, मतलब नेचुरल आपने लिया, नेचुरल सेलुलोज, और अलग अलग तरीके से ट्रीट करके अलग अलग टाइप का पॉलीमर बनाया। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, कि आपके पॉलीमर का स्ट्रक्चर किस टाइप से है। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो आप जैसे भी आप स्ट्रक्चर बेसिस पे देख रहे हो, तो लीनियर पॉलीमर या ब्रांच पॉलीमर, ये जो है वो नेचुरल वाले भी हो सकते हैं, सिंथेटिक वाले भी हो सकते हैं। तो मैं केवल अभी आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि अगर क्लासिफिकेशन आ जाता है तो आप किस टाइप से उसको अलग अलग, जैसे सोर्स ऑफ ऑरिजिन, आप पॉलीमराइजेशन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अगर आपका पॉलीमर लीनियर है, मतलब जो भी मोनोमर के जुड़ने के बाद जो फॉर्म हुआ है आपका पॉलीमर, अगर वो लीनियर है, लीनियर मतलब जस्ट मोनोमर यूनिट कनेक्ट हो गई है एक लाइन में, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका लीनियर पॉलीमर। अगर उसमें ब्रांचेस हो रही हैं, ब्रांचेस मतलब कनेक्ट हो रही है लेकिन यहाँ पे कुछ और सब्सिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, फिर नीचे नई यूनिट आई, मतलब क्या हो गया, वहां पे कुछ ब्रांचेस बन रही हैं, तो वो हो गया आपका ब्रांच पॉलीमर। अगर वो क्रॉस लिंक्ड हो रहा है, क्रॉस लिंक का मतलब है, ब्रांचेस का मतलब था कि जस्ट यूनिट कनेक्ट थे, दूसरी यूनिट आई, उस ब्रांच ने उस यूनिट को ज्यादा क्लोज नहीं आने दिया, मतलब ब्रांचेस जो है उसमें अवेलेबल है। लेकिन अगर ये चेन दूसरी चेन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाए, वो जो पॉलीमर है उसमें दोनों चेन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बन जाए, तो उसे आप कहेंगे क्रॉस लिंक, और ये हमारा पॉलीमर होगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, तो तीन कैटेगरी यहां देखी, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। लीनियर, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन रिपीटिंग मोनोमर्स यूनिट्स, ब्रांच चेन कैन बी ब्रेक। हाँ, ये क्यों, क्या है कि जब भी आपका लीनियर पॉलीमर होगा तो साइड यूनिट नहीं होगी, तो जो भी उनकी और चेन होगी वो बहुत क्लोजली, बहुत अच्छे से पैक हो सकती है, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में कोई भी सब्सिक्वेंट या ब्रांच ग्रुप नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं, जैसे ये आपका क्या है, लीनियर पॉलीमर है, कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी सब्सिक्वेंट नहीं है। ठीक है, अब जब पैकिंग अच्छे से हुई है, जब पैकिंग अच्छे से हुई है, तो पैकिंग अच्छे से होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी हाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पैकिंग अच्छे से हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका मास जो है वो ज्यादा होगा और डेंसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, दूसरा है क्या, कि जब पैकिंग अच्छे से हो ही रहेगी तो इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि पैकिंग अच्छे होने की वजह से ये लीनियर चेन है, और जब चेन लीनियर हो जाती है, उसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब वांडेरवाल फोर्सेस हमारे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वांडेरवाल फोर्सेस भी हमारे एक टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही। नाउ, तो इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब इनकी जो खींचने की क्षमता, जो इनकी तनाव सहन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फोर्सेस अच्छे हैं इसमें। ठीक है, अगर ब्रांच पॉलीमर है तो इसमें ये क्या आ गया, जैसे ये ब्रांच आ गया, यहाँ पे एक सब्सिट्यूएंट आ गया, ये क्या करेगा, देखिए लीनियर में क्या था, कार्बन तो नंबर ऑफ कार्बन मान लो सेम है,
अगर लीनियर है सरफेस एरिया बढ़ा दिया। वही कार्बन अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लग गया, सरफेस एरिया घट गया। तो क्या हो गया, वहां पे पैकिंग भी प्रॉब्लम आएगी। पैकिंग में प्रॉब्लम आएगी तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी और फोर्सेस भी कम हो जाएंगे कंपेयर टू लीनियर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी भी लोअर है और आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस भी कम है रिलेटिव टू लीनियर। ठीक है। नाउ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, इनके बीच में तो क्रॉस लिंकिंग हो गई है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। चेन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू क्रॉस लिंक। ठीक है। और ये एक रिजिड 3D नेटवर्क बनाता है, रिजिड 3D नेटवर्क, क्योंकि ऊपर हमने जो दो केसेस देखे उनमें तो सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉन्ड डबल फोर्सेस थे, लेकिन इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। तो ये आपके कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और क्या है ना, इनमें ये जो आ गया है क्रॉस लिंकिंग, इसकी वजह से अगर आप इसे एक बार गर्म कर दोगे, हीट दे दोगे, तो ये इनकी जो क्रॉस लिंक है वो टूट जाएगी और ये वापस से नहीं बनेंगे। तो ये आपके क्या हो गए, थर्मोसेटिंग में भी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल भी हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लास्ट कैटेगरी आपकी ना, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। अभी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर किस टाइप से बनेंगे ये आप मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन का क्या मतलब होता है, मोनोमर ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है। अब वो ऐड कैसे हो रहे हैं, हम मैकेनिज्म में देखने वाले हैं। फ्री रेडिकल से ऐड हो रहे हैं, एनाइन से ऐड हो रहे हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन से ऐड हो रहे हैं। जस्ट मोनोमर को ऐड होना है। ठीक है। तो वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एडिशन पॉलीमर। फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स विदाउट लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल को लॉस नहीं होगा, सिंपल ऐड होते जाना है उनको, तो वो हो जाएंगे आपके एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या है, कंडेंसेशन टर्म आपने सुना होगा, जब भी वाटर वगैरह निकलता है तो हम कहते हैं कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है। तो जब भी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाए, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O HCl एटसेट्रा, तो जो पॉलीमर बनेंगे वो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर बनेंगे। ठीक है। अब एक और चीज, अभी मैंने आपको दो बातें बताई, एडिशन और कंडेंसेशन। जो एडिशन पॉलीमर्स हैं इसमें केवल एडिशन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप आगे देख लेंगे। इन्हें बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है। इसमें क्या होगा, चेन की ग्रोथ होती चली जा रही है। लेकिन ये जो है कंडेंसेशन, इसे बोलते हैं स्टेप वाइज पॉलीमर। स्टेप वाइज मतलब ऐड करने के लिए एक स्टेप हमको करना पड़ रहा है। अगर हम आगे मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा, तो वो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। हमने स्टेप अगर नहीं किया तो आगे नहीं प्रोसीड हुआ। तो ये हो जाएंगे चेन ग्रोथ, ये हो जाएंगे स्टेप स्टेप ग्रोथ। ठीक है ना। ये आपका लास्ट कैटेगरी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किस टाइप के फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स आपके जो नेचुरल रबड़ है वो भी इलास्टोमर्स है, आपके सिंथेटिक रबड़ है वो भी इलास्टोमर्स है। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी हो, मतलब आप जब खींचे तो खिंच जाए और आप जब छोड़े तो वापस आ जाए। ठीक है। जैसे कि आप रबड़ की केस में करते हो, खींचते हो खिंच जाती है, छोड़ते हो वापस आ जाती है। तो ये क्या है, इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स पॉलीमर्स दैट कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप। ठीक है। वो आपके इलास्टोमर्स हैं। इनमें वीक वन डर वाल फोर्सेस होते हैं विद सम क्रॉस लिंकिंग। ओके। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इलास्टिक होती है, मतलब इलास्टिसिटी होती है। सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। स्ट्रेचेबल होते हैं, बिल्कुल, अगर स्ट्रेच नहीं होगा, अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो हम उसे इलास्टोमर्स बोलेंगे ही नहीं। ठीक है। एंड रिगेन शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, जब भी डिफॉर्मेशन हो जाता है तो वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेते हैं, जैसे कि नेचुरल रबर, ब्यूना एस, मतलब ये सिंथेटिक रबर। फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स थोड़ा अच्छे टाइप के पॉलीमर माने जाते हैं। ठीक है। तो फाइबर्स में क्या होती है,
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। कैसे? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन से होते हैं? आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होने लगे तो वो फोर्सेस आपके रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर्मिंग अलाइंड चेन। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस काम करते हैं। जब इसमें फोर्स अच्छे हैं तो इसमें क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इनकी जो तनाव झेलने की जो क्षमता होगी वो भी अच्छी होगी। जब फोर्स अच्छे हैं तो क्रिस्टलाइन नेचर आ जाएगा, और इनका क्रिस्टलाइन नेचर आने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 9166 टर्लीन, जिन्हें हम डेक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, नाउ ये दो कैटेगरी आप देखो एक बार, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। दोनों में थर्मो शब्द आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है? थर्मो। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। क्या होता है थर्मो का मतलब? टेम्परेचर। मतलब इन दोनों का अब आप टेम्परेचर से रिलेट करोगे। जब भी टेम्परेचर देने पे, मतलब हीटिंग देने पे, आपका जो पॉलीमर है वो सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होने के बाद आप उसे जब रिमोल्ड करें, मतलब किसी और चीज में ट्रांसफर करके कोई और शेप दें, तो वो शेप ले ले। मतलब हीट होने के बाद वो मेल्ट हो जाए और वापस से सॉलिड हो जाए, तो वो हो जाएंगे आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर दैट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिमोल्डेड। ये कब पॉसिबल है? जब उनके बीच में वंडरबल फोर्सेस या हल्के फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस काम करें जो वापस से रिगेन हो सके। ठीक है, तो मॉडरेट वंडरबल फोर्सेस सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिसेप्ड एंड रिसाइकल। जैसे आपका पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है। दूसरा, थर्मोसेटिंग, मतलब टेम्परेचर देने पे इनकी सेटिंग ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो सेटिंग कौन सी होती है? मैंने भी आपको बताया, क्रॉस लिंक। अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए तो वो रिगेन नहीं हो सकते। तो इनके बीच में पॉलीमर डेट हार्डन परमानेंटली, बिल्कुल परमानेंट ये हार्ड हो जाते हैं ऑन हीटिंग, कैन नॉट बी रिमोल्डेड, वापस से इनको आप रिमोल्ड नहीं कर सकते। और इनके बीच में काम करते हैं स्ट्रॉन्ग कोर्स कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, जैसे ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, और इरिवर्सिबल, मतलब एक बार टूट गए तो टूट गए, वापस से रिगेन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट। तो अभी हमने क्या देख लिया? सारा क्लासिफिकेशन देख लिया हमारे पॉलीमर्स का। ठीक है, तो पॉलीमर्स की हमने डेफिनेशन देखी। क्या है कि जब भी मोनोमर्स की रिपीटिंग यूनिट कंबाइन होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेंगे उसे पॉलीमर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल नेचुरल के केस में आपने सेलुलोज देखा, आपने प्रोटीन देखे, नेचुरल रबर देखा, स्टार्च देखा। सिंथेटिक के केस में आपने पॉलीथाइलिन देखा, पॉलीस्टाइरिन देखा, पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा, राइट, बेकेलाइट देखा, बहुत सारे हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखने हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में आपने क्या देखा? अगर हम ऑरिजिन की बेसिस पे बात करेंगे देन नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। अगर हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे आपने क्या देखा? एडिशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फिर किस टाइप का उसमें फोर्सेस काम कर रहे हैं, या फिर किस टाइप का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने लीनियर देखा, ब्रांच देखा एंड क्रॉस लिंक देखा। फोर्सेस के बेस पे आपने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड आपने इलास्टोमर्स देखा, फाइबर देखा, थर्मोप्लास्टिक देखा है, थर्मोसेटिंग देखा। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीमर का जो इंट्रोडक्शन था वो आज खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।